Hello, welcome to the myself Rahul Jha, and in this video we will start प्रोडक्शन पार्ट। आज से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के साथ साथ प्रोडक्शन का भी अपना पार्ट कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये बोलना था कि किसी बैच में थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो चुका है, किसी में बचा हुआ है, तो जिसमें जिनका कंप्लीट हो गया वो साथ में प्रोडक्शंस का पार्ट कवर करेंगे, और जिनके यहाँ थर्मोडायनेमिक नहीं हुआ है वो डायनामिक पे कंटिन्यू करेंगे। थर्मोडायनेमिक का भी वीडियो आते रहेगा चैनल पे, ठीक है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं गेट 2021 में, और हमने एक पीडीएफ फाइल भी अपलोड कर दिया था ग्रुप में। तो आपको क्या क्या न्यू पैटर्न वगैरह हैं, चेंजेस वगैरह हैं, उस सारे चेंजेस को उस पीडीएफ फाइल से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन एक काफ़ी वास्ट टॉपिक है, अप्रॉक्स 14 to 15 मार्क्स का वेटेज रहता है मैकेनिकल में, और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं वेल्डिंग की, ठीक है। तो वेल्डिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक का हेडिंग डालेंगे वेल्डिंग, और वेल्डिंग्स के कुछ बेसिक्स के बारे में देखिए प्रोडक्शंस में क्या है ना, प्रोडक्शन टॉपिक क्या है ना, थियोरेटिकल भी है और न्यूमेरिकल्स भी है, ठीक है। गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो न्यूमेरिकल्स ज़्यादा वेटेज रखते हैं, थ्योरी 2 से 3 मार्क्स का आता है गेट के पेपर में। बट अगर आप अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे कि रेलवे वगैरह या फिर कोई भी सेंट्रल एग्जाम्स वगैरह, एसएससी जेई ले लो, रेलवे ले लो या फिर ईएससी ले लो, उसमें काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वेल्डिंग वगैरह चैप्टर से। तो आपको दोनों पार्ट अच्छे से कवर करना है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी अच्छे से कवर करना है आपको, और इसका न्यूमेरिकल पोर्शंस भी अच्छे से कवर करना है आपको, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे वेल्डिंग की, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेल्डिंग की, ठीक है। तो सबसे पहले डालेंगे, जस्ट अ सेकेंड, वेल्डिंग हेडिंग डालिए वेल्डिंग, ठीक है। वेल्डिंग अगर हेडिंग डालते हैं तो अच्छा, वेल्डिंग क्या होता है सबसे पहले हम लोग जानेंगे वेल्डिंग होता क्या है, ठीक है। तो वेल्डिंग जो होता है एक परमानेंट प्रोसेस होता है। क्या होता है? परमानेंट प्रोसेस होता है। जैसे कि नट्स वगैरह हम लोग लगाते हैं ज्वाइन करने के लिए, वो परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। उसको हम लोग बाद में ओपन भी कर सकते हैं, बाद में चेंजेस भी उसमें ला सकते हैं, बट वेल्डिंग में ऐसा नहीं होता। वेल्डिंग क्या होता है? हमारा परमानेंट प्रोसेस होता है। वेल्डिंग क्या होता है? हमारा परमानेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। ये किस लिए काम में आता है? क्योंकि दो या तो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ज्वाइन करें, या फिर डिसिमिलर मैटर्स को हम लोग ज्वाइन करने में वेल्डिंग का यूज में लाते हैं। और वेल्डिंग दो टाइप से होता है, एक तो या तो हीट के उपयोग में लाने से वेल्ड होगा, या फिर प्रेशर के उपयोग में लाना पड़ेगा वेल्ड करने के लिए, या फिर हीट का हमें यूज करना पड़ेगा वेल्डिंग के लिए, या फिर हमें प्रेशर का यूज करना पड़ेगा वेल्डिंग के। तो कंप्लीट डिफिनीशन क्या हुआ? वेल्डिंग इज अ परमानेंट प्रोसेस टू ज्वाइन टू सिमिलर और डिसिमिलर मैटर विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड और प्रेशर, ठीक है। तो वेल्डिंग का डेफिनेशन समझ में आया? वेल्डिंग एक या तो दो सिमिलर ऑब्जेक्ट या फिर दो डिसिमिलर मैटर्स को परमानेंटली ज्वाइन करने में यूज होता है, और किसके मदद से? या तो हीट के मदद से या तो प्रेशर के मदद से। तो इस डेफिनेशन को पहले नोट डाउन करेंगे, इस डेफिनेशन को पहले नोट डाउन करिए। वेल्डिंग क्या होता है? वेल्डिंग
welding is a permanent process. Welding is a permanent process. Welding is a permanent process to join two similar or dissimilar or dissimilar मैटर। जो मैंने अभी बताया वही मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ। वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग का डेफिनेशन जो मैं अभी आप लोगों को बताया वही मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ। कुछ नया बात इसमें नहीं है। डिसिमिलर मैटर विथ और with the application of with the application of heat and और प्रेशर। अभी मैंने बताया, ठीक है। दो चीज को, दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में चिपकाना है तो या तो हीट के कारण से वेल्ड कर सकते हैं या फिर आप लोग वहां पे प्रेशर अप्लाई करने के कारण से वहां पे वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक का मदद आपको लेना पड़ेगा वेल्डिंग के लिए, ठीक है। तो वेल्डिंग का डेफिनेशन यहाँ तक सभी को समझ में आ जाना चाहिए। वेल्डिंग किसे कहते हैं, वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग इज ए परमानेंट प्रोसेस टू ज्वाइन टू सिमिलर और डिसिमिलर मैटर विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड और प्रेशर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैंने क्या बताया, हीट और प्रेशर। तो एक एक एग्जांपल ले ले। हीट कहाँ हम लोग यूज करते हैं, आगे बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हर एक वेल्डिंग का, मिग वेल्डिंग क्या होता है, टिग वेल्डिंग क्या होता है, हर एक वेल्डिंग, एक वेल्डिंग का आगे पूरा डेप्थ में जाके एनालिसिस करने वाले हम लोग। तो अभी के लिए बस एक एग्जांपल लिख लें, जैसे कि हीट कहाँ पे यूज में आता है, प्रेशर का कहाँ पे यूज होता है, हीट और प्रेशर साथ में कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला डालिए, जैसे कि आर्क वेल्डिंग हो गया, जस्ट लाइक एन एग्जांपल। आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग में हम लोग सिर्फ हीट का उपयोग करते हैं। आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग में हम लोग सिर्फ हीट का उपयोग करते हैं। आर्क वेल्डिंग एंड गैस वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग एंड गैस वेल्डिंग। दूसरा बात, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। यहाँ पे किसका हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ हीट का यूज करते हैं, ओनली हीट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसका यूज करेंगे, ओनली हीट का, ठीक है। और डेप्थ में हम लोग पढ़ने वाले हैं, घबराने की बात नहीं है। आगे हम लोग जैसे जैसे इसमें डील करेंगे वैसे वैसे पढ़ेंगे। आर्क वेल्डिंग क्या होता है, गैस वेल्डिंग क्या होता है, ये सब एक खुद में एक टॉपिक है। तो ठीक है, अभी बस सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग, ठीक है। और एक्सप्लोसिव वेल्डिंग में क्या यूज होता है, एक्सप्लोजन वेल्डिंग में क्या यूज करते हैं हम लोग, एक्सप्लोजन वेल्डिंग में क्या यूज करते हैं, ओनली प्रेशर, ओनली प्रेशर। तीसरा,
रेसिस्टेंस वेल्डिंग, रेसिस्टेंस वेल्डिंग में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये सारा एक खुद व खुद में टॉपिक है, तो बिल्कुल भी घबराने का बात नहीं है। आगे हर एक टॉपिक के बारे में डील करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे ले जा रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाइए। और एक एक जैसे थर्मल में हमने बहुत अच्छे से कवर किया हर एक सारा टॉपिक, जहाँ तक भी अभी अपना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, और बहुत जल्दी सारा सब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो एक भी बच्चे का डाउट छूटेगा नहीं, तो किसी को भी घबराने का ज़रूरत नहीं है, हर एक बच्चे का डाउट लिया जाएगा। अगर आपको कोई पढ़ाने से रिलेटेड या फिर मेरे टीचिंग स्टाइल से रिलेटेड कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो या फिर कुछ भी सजेशंस देना हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए या फिर पर्सनली मुझे मैसेज करिए। मैं अवेलेबल हूँ उन सारे बच्चों के लिए जो हमारे ग्रुप्स में ऐड हैं, ठीक है। इस जो हमारे ग्रुप्स में ऐड है, विजन गेट के ग्रुप्स में, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग में किसका प्रयोग करते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम लोग दोनों का यूज करते हैं, हीट एंड प्रेशर। वी आर यूजिंग बोथ हीट एंड प्रेशर, बोथ हीट एंड प्रेशर, बोथ हीट एंड प्रेशर, ठीक है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, दोनों का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले हम लोग किसका बात करेंगे, आर्क वेल्डिंग का बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग किसका बात करेंगे, आर्क वेल्डिंग का बात करेंगे। आर्क वेल्डिंग में सबसे पहले क्या बात करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्क वेल्डिंग। तो सब हेडिंग डालिए नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्क वेल्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग। इसे मैं रब कर देता हूँ। नेक्स्ट सब हेडिंग, प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग। अपना दोनों सब्जेक्ट पैरेलली चल रहा है, इससे क्या होगा, एक तो आप लोगों को बोर नहीं होगा। जैसे कि सिर्फ और सिर्फ थर्मल अगर कवर करवा रहे होते तो सिर्फ और सिर्फ थर्मल पे ध्यान देते, इससे आप क्या करेंगे, एक दो सब्जेक्ट पैरेलली कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो एक इंटरेस्ट भी सब्जेक्ट्स में बना रहेगा। कभी कभी एक सब्जेक्ट ज़्यादा टाइम तक पढ़ने में बोरिंग फील होने लगता है, ठीक है। तो हम लोग जिस क्वालिटी से पढ़ना चाहिए उस क्वालिटी से नहीं पढ़ते हैं, और बहुत चीज सारी, क्योंकि गेट एक ऐसा एग्जाम है, अगर आप क्वालिटी नहीं दे रहे हैं तो क्वांटिटी कवर करने से आप कभी भी रैंक ला नहीं सकते। अच्छे रैंक तो ले आइएगा बट अच्छे रैंक में नहीं ला पाइएगा, क्योंकि गेट में क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी चाहिए, और क्वालिटी तो मस्ट ही चाहिए, ठीक है। पढ़ाई तो सिलेबस ऑलमोस्ट एग्जाम खत्म होते होते सारे बच्चे का हो जाता है, ठीक है, बट क्वालिटी नहीं रहता, उस हिसाब से नहीं रहता है। तो अभी बात हम लोग कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग की, ठीक है। जितना यहाँ पे डेप्थ में बताया जा रहा है वो शायद ही किसी यूट्यूब चैनल वगैरह पे बताया जा रहा हो, ठीक है। कंटेंट पे ध्यान दीजिए, फोकसिंग पे ध्यान मत दीजिए। कंटेंट अपना देखिए, क्या कंटेंट यहाँ से डिलीवर हो रहा है, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग की। टॉपिक का सब हेडिंग डालिए, प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग। टॉपिक का सब हेडिंग क्या है, प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे होता क्या है, ठीक है। ये बहुत बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जितना इसको समझिएगा उतना फील आएगा, उतना अच्छा आगे पढ़ने में मज़ा आएगा। प्रोडक्शन में उतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है, जितना ज़्यादा समझ के कवर करिएगा। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग में प्रिंसिपल समझने का कोशिश करिए। होता क्या है, हमारे पास एक तो
इलेक्ट्रोड रहता है और एक वर्क पीस रहता है। ठीक है, हमारे पास वर्क पीस रहेगा, ये समझ लो ये वर्क पीस है, हमारे पास वर्क पीस रहेगा और इलेक्ट्रोड रहेगा। ठीक है, हमारे पास वर्क पीस रहेगा और इलेक्ट्रोड रहेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पहले समझिए, फिर डायग्राम भी बनाएंगे और फिर लिखवाएंगे भी, अच्छे से लिखवाएंगे। तो वर्कपीस और ये इलेक्ट्रोड है। तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोड और वर्कपीस में, समझिएगा ध्यान से, सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड और वर्कपीस में हम लोग कांटेक्ट करवाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड को वर्कपीस के पास लाते हैं और कांटेक्ट करो। अब ये इधर बैटरी से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोड को हमने वर्कपीस के पास लाया और हमने कांटेक्ट करवाया। ठीक है, एंड कांटेक्ट करवाने से क्या होता है, एक शॉर्ट सर्किट जनरेट होता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट अकर्स होता है और उस शॉर्ट सर्किट से क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट इनके इंटरफेस पे जनरेट हो जाता है। ठीक है, a very large amount of heat is generated at the interface। ठीक है, हमने पहले क्या किया, दोनों को पास में लाया, शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हुआ और बहुत ज़्यादा हीट इन दोनों के इंटरफेस पे जनरेट हो गया। अब इस हीट के कारण क्या होगा, ठीक है, अब इस हीट के कारण क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, अब जो ये समझ में आ रहा है, अगर हीट होगा तो सरफेस पे जो सबसे बाहर वाला सरफेस है या फिर जो सबसे बाहर वाला लेयर है, उस पे जो इलेक्ट्रॉन्स आयंस हैं, वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल हो जाएंगे। उस पे जो इलेक्ट्रॉन्स आयन है वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल हो जाएंगे। और जैसे ही हमने क्या किया, पहले तो इसको कांटेक्ट कराने से बाद तुरंत इसको हल्का हटाने के, कभी आपने वेल्डिंग प्रैक्टिकली करिएगा तो गौर करिएगा, कनेक्ट करके हटाते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे करके इलेक्ट्रोड रहता है, इसको जैसे कि ये वर्कपीस पे वेल्ड करना है तो इसको ऐसे करके यहाँ से रिमूव करते हैं। तो क्या होता है, हमने कांटेक्ट कराया, शॉर्ट सर्किट जनरेट किया और रिमूव कर लिया। अगर उतने में क्या होता है, दोनों सर्फेसेस में एक हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होने के कारण से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आयंस हैं वो इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने हटा लिया, ठीक है, अब जैसे ही हीट जनरेट से होने के कारण से अनस्टेबल हो गया, जैसे ही हमने इस सरफेस को यहाँ से पे कांटेक्ट लाके हटा लिया। ठीक है, हटाने के बाद क्या होता है, now suddenly the contact is disengaged, therefore now the electrically unstable ion emit from the positive side। अब पॉजिटिव साइड, अगर इसको पॉजिटिव रखे हुए हैं या फिर इसको जो भी पॉजिटिव है निगेटिव है वो अपन बैटरी के हिसाब से करते हैं, वो अभी जस्ट अपन डायग्राम में पढ़ने वाले हैं। तो पॉजिटिव साइड से क्या होगा, अनस्टेबल जो आयन है हमारे पास वो इमिट करना लगेंगे और कहाँ जाएंगे, ये पॉजिटिव साइड से निकल के कहाँ पे जाएंगे, निगेटिव साइड की ओर, एंड स्टार्ट ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड एट वेरी हाई स्पीड। ठीक है, यहाँ तक किसी को क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, अब जैसे ही आयंस, ठीक है, अब जैसे ही अनस्टेबल आयन जो है वो मूव करके निगेटिव साइड के तरफ जा रहे हैं, तो ये गैस, ये जो बीच में गैप है, इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में जो गैप है, इस पूरे गैप को ये क्या कर देते हैं, आयोनाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, दिस लीड्स टू द आयोनाइजेशन ऑफ द गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस एंड नॉट थ्रू द आयोनाइज्ड गैप। और इस आयोनाइज्ड गैप के बीच से इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस, ये इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फ्लोइंग होने लगता है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, किसके बीच में फ्लो होगा, आयंस के इन्वेलप के बीच में फ्लो होगा। समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अभी जब मैं नोट डाउन कराऊंगा और डायग्राम बनाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन्स पहले तो आयंस मूव कर रहे थे, अब क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो आयंस कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे थे, पॉजिटिव से निकले थे, निगेटिव मूव कर रहे थे। अब कौन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, ठीक है। वो पॉजिटिव के तरफ बहुत हाई स्पीड के से मूव कर रहे हैं, ठीक है। अभी डायग्राम बना रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स किसके बीच में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आयंस के एक एनवेलप के बीच में मूव करता है, ठीक है। अच्छा चलिए, आयंस के एनवेलप के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का सरफेस आपस में जरूर क्या बोलते हैं उसको, घर्षण, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स और फ्रिक्शन, या फिर आपस में जरूर कोलिजन, कोलाइड कर रहे होंगे, ठीक है। एंड द आयंस एंड द इलेक्ट्रॉन विच आर एट द इंटरफेस कोलाइड्स विथ ईच अदर, ओके, क्लियर अप टू दिस। आयंस जो हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इंटरफेस पे हैं वो आपस में तो कोलाइड कर रहे होंगे, ठीक है। एंड द काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू द, तो इसलिए काइनेटिक, अच्छा स्पार्क इसलिए जनरेट होता है, वही कोलिजन के कारण आपको जो वेल्डिंग करते टाइम स्पार्क्स मिलता है वो वही कोलिजन्स के कारण होता है, ठीक है। एंड क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो रहा है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एनर्जी में, ठीक है, एंड हीट एनर्जी में, ठीक है। अब हाई स्पीड, यहाँ से हाई स्पीड मान लो जो भी पॉजिटिव नेगेटिव साइड है, हाई स्पीड जाके इसके सरफेस पे भी टकराता है तो वहां पे भी हीट जनरेट करेगा, ठीक है। जो भी एक तो कुछ साइड में इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रब हो रहे होंगे, यहाँ से स्पार्क जनरेट हो रहा है, और जो भी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन्स है और आयंस है ये पॉजिटिव और निगेटिव साइड पे कोलाइड जाके करता है, ये पॉजिटिव और निगेटिव साइड पे जाके कोलाइड करता है, जिसके कारण हीट जनरेट होता है। और यही जो हीट जनरेट होता है, इसी हीट को हम लोग वेल्डिंग में यूज में लाते, इसी हीट को हम लोग वेल्डिंग के यूज में लाते हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पहले नोट डाउन करिए, फिर हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर डायग्राम के द्वारा समझेंगे, छोड़ेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़िए। तो बात करें अगर यस, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग बात कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग की। तो अभी जो जो मैंने समझाया उसको नोट डाउन करिए लैंग्वेज में, जिससे आप लोगों को एग्जाम टाइम पे एक तो रिवीजन में सहूलियत मिलेगी और अभी अच्छे से और क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट क्लियर होगा। तो पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले कॉन्टैक्ट मिलाते हैं, ठीक है। एट फर्स्ट प्रोडक्शन है तो ध्यान रखना पड़ेगा, थ्योरेटिकल्स पार्ट ज़्यादा होते हैं तो लिखना ज़्यादा पड़ेगा अपने को, और धैर्य पूर्वक समझना पड़ेगा, कंसेप्ट बिल्डअप करते जाना है अपने को, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है अपने आप में, ठीक है। एट फर्स्ट द कॉन्टैक्ट is made between electrode and वर्क पीस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर।
at first the contact is made between electrode and workpiece, and therefore कांटेक्ट बनाने के कारण क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, एंड देयरफॉर शॉर्ट सर्किटिंग occurs ठीक है। और क्या होता है फिर कांटेक्ट बनाने के बाद वहाँ पे ऑब्वियस है, जैसे ही कांटेक्ट बनेगा तो इस पर शॉर्ट सर्किट होना ही होना है, ठीक है। अगर जहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट जनरेट होगा, एंड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड एट द इंटरफेस, एंड वेरी लार्ज amount of heat is generated at interface. जनरेटेड एट इंटरफेस, ठीक है। अब हम लोग बात करें इसके बाद क्या होता है। इस हीटिंग के कारण क्या होगा, मैंने क्या बताया था, इस हीटिंग के कारण जो भी उसके सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स आयंस हैं वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल हो जाएंगे। तो उस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। दिस severe heating makes the electrons ions present जो भी इलेक्ट्रॉन आयंस इंटरफेस पे प्रेजेंट एट द, मतलब सबसे टॉप लेयर प्रेजेंट एट द इंटरफेस वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल हो जाएंगे। दिस सर्व हीटिंग में द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट एट द इंटरफेस इलेक्ट्रिकली unstable, now अच्छा चलो यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद क्या हुआ, हमने क्या किया, सडनली कांटेक्ट को क्या कर दिए, डिसएंगेज कर दिए, ठीक है। अब जैसे कांटेक्ट को डिसएंगेज कर दिए उस तब क्या होगा, जो भी अनस्टेबल आयन होंगे वो क्या करने लगेंगे, इमिटेड फ्रॉम द पॉजिटिव साइड एंड स्टार्ट टू ट्रेवल टुवर्ड्स नेगेटिव साइड एट वेरी हाई स्पीड, ठीक है। ये मैंने समझाते वक्त भी समझाया था, अभी नोट डाउन करिए। दिस severe heating makes the electron ion present at the interface electrically unstable. Now suddenly the contact is disengaged. Now suddenly the contact is disengaged, therefore now the electrically, therefore क्या होगा आप लोग बताएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव कौन जाएगा, आयंस, therefore now
the electrically unstable ion unstable ions emit from positive side and start to travel towards negative side at बहुत तेजी से पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव साइड की तरफ बहुत तेजी से भागेगा। कौन भागेगा? आयंस भागेंगे। यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, अनस्टेबल आयंस एंड स्टार्ट टू ट्रेवल टुवर्ड्स नेगेटिव साइड एट वेरी हाई स्पीड। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये इसके कारण क्या होगा? इसके कारण जो वो वहाँ का गैप होगा वो क्या हो जाएगा? आयनाइज्ड हो गया। ठीक है, आयंस अगर मूव करेंगे तो गैप को क्या करेंगे? आयनाइज्ड करेंगे। दिस लीड्स टू आयनाइजेशन ऑफ द गैप। Ionization of the gap between electrode and workpiece. Between electrode and वर्कपीस। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? अब जो एक आयोनाइज्ड गैस का एक लेयर बन चुका है, उस आयोनाइज्ड गैस के लेयर के बीच में से अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सो स्टार्ट करेंगे मूव करना किसकी ओर? पॉजिटिव साइड की ओर, वेरी हाई स्पीड से। ठीक है, एंड थ्रू this ionized gap between electrode and workpiece, unstable workpiece, unstable electrons starts to move towards पॉजिटिव साइड एट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यही प्रिंसिपल, एक मिनट पहले तो कंप्लीट कर लें। टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड एट वेरी हाई स्पीड। तो मेन प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग यही होता है। ठीक है, कैसे आर्क जनरेट होता है और कैसे आर्क मूव करता है। ठीक है, कैसे आर्क जनरेट होता है और कैसे अब आर्क कैसे जनरेट होता है? अब मान लो कि ये हमारा पास एक इन्वेलप है। ठीक है, जिसमें बीच बीच में
इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो जो साइड में होंगे वो आपस में कोलाइड करेंगे, जो साइड में होंगे वो आपस में कोलाइड करेंगे, और ये जो बहुत तेजी से एक तो उधर ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, ठीक है। तो वो जो इंटरफेस पे जाके कोलाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज होता है यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी किस, इनका भी तो कुछ न, दोनों का कुछ ना कुछ आपस में काइनेटिक एनर्जी है, जो कि कोलाइड होने के बाद काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, किस में चेंज होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में चेंज होता है और एक हीट एनर्जी में चेंज होता है, ठीक है। तो जब ये इंटरफेस पे जाके कोलाइड करेंगे तो वही हीट एनर्जी हमें वेल्डिंग, वही हीट एनर्जी को हम लोग वेल्डिंग में यूज करते हैं, ठीक है, टू मेल्ट द वर्क पीस, ठीक है। आगे हम लोग अभी बात करेंगे और डिटेल में, पहले इसको समझिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए पहले फिर नोट डाउन करिए, इसे रब कर देता हूँ। एक एक पॉइंट को समझना है और अच्छे से डील करना है। ओके तो अभी मैंने क्या बताया, कोलाइड करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और हीट एनर्जी में। तो इस पॉइंट को पहले नोट डाउन करते हैं हम लोग। द इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल्स, द इलेक्ट्रॉन्स travels inside the envelope of ions, and the ions इलेक्ट्रॉन किसके, पहले तो ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन किसके इन्वेलप में, आयंस का एक इन्वेलप बन जाता है आसपास, उसके बीच से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ठीक है, उसके बीच से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, यहाँ तक किसी को क्लियर। उसके बाद लिखिए एंड द आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स विच आर एट द इंटरफेस, एंड द आयन and the ion and electrons which are at the interface collide with each other, and their kinetic energy changes into ultraviolet radiation and heat energy. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी इंटरफेस पे होगा आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, उन दोनों का कुछ ना कुछ अपना काइनेटिक एनर्जी होगा, और कोलिजन होने के कारण काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड हीट एनर्जी में। किस में चेंज हो रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड हीट एनर्जी। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब जो आयंस बच गए, जो कि
पॉजिटिव और निगेटिव साइड में जाके कोलाइड करेंगे, वो वेल्डिंग के रूप में काम आते हैं। एंड while the rest of electrons and ions collide at the positive and negative side रिस्पेक्टिवली। जो भी बचा हुआ है वो कहाँ पे कोलाइड होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे। ठीक है, और ऊपर मैंने बताया कौन पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, कौन नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। नेगेटिव साइड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड देयर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी एंड और क्या होता है? एंड देयर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू heat energy at the respective surface। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? और ये जो हीट एनर्जी यहाँ पे जो जनरेट हुआ है, यही हीट एनर्जी किसमें हम लोग यूज करते हैं? मेल्टिंग में यूज करते हैं। यही हीट एनर्जी किसको मेल्ट में यूज आता है? वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के मेल्टिंग में। तो वो पॉइंट भी नोट डाउन कर लिए। इसी के आगे जोड़ दीजिए ना, विच इज used for melting the workpiece and electrode, which is used for melting the workpiece and electrode। यहाँ तक सबको क्लियर? हर एक बात, मतलब एक एक चीज खोल के रख दिए, एक एक कंसेप्ट समझ में आ गया, कैसे क्या जनरेट होता है, मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, अब इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये टॉपिक खुद में बहुत बड़ा टॉपिक था। इससे आप लोग को और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और एक न्यू कंसेप्ट भी समझ में आएगा। स्ट्रेट पोलैरिटी किसे कहते हैं और रिवर्स पोलैरिटी किसे कहते हैं। चलिए, स्ट्रेट पोलैरिटी किसे कहते हैं और रिवर्स पोलैरिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या था? हमारे पास क्या था? वर्कपीस था। ठीक है, वर्कपीस। ठीक है, और ये हमारे पास क्या था? इलेक्ट्रोड था। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोड है।
ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव इनको किससे, वर्कपीस से कनेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ से आयंस वर्कपीस से ऊपर की तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, वर्कपीस में आएंगे। ठीक है, तो जब हम लोग इस टाइप का कनेक्शन करते हैं, ठीक है, जहाँ पे वर्कपीस पे ज़्यादा हीट जनरेट होगा क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जनरेट ये कनेक्टेड किया गया है, तो इस टाइप्स के। और दूसरा क्या होता है, पहले वो भी समझ लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ाई कर लेंगे इसके बारे में। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ये हमारा वर्कपीस है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है, और इलेक्ट्रोड को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड कर रखे हैं और वर्कपीस को हम लोग निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड करके रखे हुए। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा, आप लोग बताएंगे। वर्कपीस से इलेक्ट्रोड्स ऊपर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, आयन नीचे आएंगे। ठीक है, ऐसा होगा कुछ। तो इसको हम लोग, इस टाइप के कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, जब हम लोग वर्कपीस को पॉजिटिव करते हैं, तो उस टाइप के कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट पोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, और जब हम लोग वर्कपीस को निगेटिव से कनेक्टेड करते हैं, तो उस टाइप के कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स पोलैरिटी। इसको सारे को मैं एक पॉइंट में लिखाऊंगा, बस अभी डायग्राम के हेल्प से समझना है बस। ठीक है, नोट डाउन करवाने के लिए घबराइए मत, एक एक पॉइंट नोट डाउन होगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट पोलैरिटी। ठीक है, या फिर क्या दूसरा नाम इसको क्या बोलते हैं, DCEN। इसका दूसरा नाम क्या है, DCEN। ठीक है, और इस टाइप के कनेक्शन को क्या हम लोग बोलते हैं, रिवर्स पोलैरिटी। इस टाइप को कनेक्शन को क्या हम लोग बोलते हैं, रिवर्स पोलैरिटी। और दूसरा इसका क्या नाम है, DSCP। नहीं, DSCP तो इसी का नाम है, रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, और दूसरा इसका क्या नाम है, DCEP एंड DCRP। ठीक है, अच्छा, DCEN का क्या फुल फॉर्म होगा, या फिर इसी का दूसरा नाम और भी एक नाम इसका और है, कितना नाम है भाई, DC, आप लोग भी सोच रहे होंगे कितना, SP। इन दोनों का फुल फॉर्म क्या होगा, ये खुद आप समझ में आ जाएगा। DCRP क्या होता है, DCEN का फुल फॉर्म क्या होगा, DCEN का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव। ठीक है, और DCSP का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया भैया। प्रोडक्शन है, ध्यान रखना पड़ेगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, चलिए, ये जो फेनोमेना है आर्क जनरेशन का, उससे हम लोग एक टर्म देते हैं, क्या देते हैं,
उस टर्म का क्या नाम है? थर्मिनिक इमिशन। तो ये इस पॉइंट को भी नोट डाउन करिए, मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। दिस फेनोमेनन ऑफ आर्क जनरेशन इज कॉल्ड एज थर्मिनिक इमिशन। थर्मिक इमिशन। अच्छा चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर? इसको एक नया टर्म दिए, ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर। अब बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है क्या होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है क्या होता है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन होता है मास ऑफ आयन से, ये पता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ आयन से होता है, ठीक है, ये पता है। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या इक्वेशन निकल जाता है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ज्यादा है तो वो आगे निकल जाएगा कुछ, तो ठीक है। तो हाफ ऑफ me v स्क्वायर ग्रेटर देन हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस। यहाँ तक समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन से ज्यादा है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो एक बात और समझ में आ गया होगा, ठीक है। हीट किस पोर्शन पे ज्यादा जनरेट होगा? हीट किस पोर्शन पे ज्यादा जनरेट होगा? तो सिंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन, देयरफॉर relatively large amount of heat means approximately about 2/3 amount of heat will generate at positive side and lesser amount of heat means जो कि बचा हुआ 1/3 है वो निगेटिव साइड पे जनरेट होगा, ठीक है, वो निगेटिव साइड पे जनरेट होगा। अब समझ में आ गया? अच्छा, अब अगर हम लोग वर्क पीस को पॉजिटिव बनाते हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि हमें वर्क पीस पे ज्यादा हीट चाहिए, क्योंकि हमें अगर हम लोग ने, अच्छा चलो यहाँ से देखो, अगर हमने वर्क पीस को पॉजिटिव बनाया तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन, मींस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो 2/3 ऑफ हीट कहाँ पे जनरेट होगा? वर्क पीस पे। 1/3 कहाँ पे जनरेट होगा? इलेक्ट्रोड पे। तो जहां पे ज्यादा हीट जनरेट होगा वो ज्यादा मेल्ट करेगा, वरना इलेक्ट्रोड ही ज्यादा मेल्ट करेगा, वर्क पीस तो मेल्ट ही नहीं कर रहा है, तो मेल्ट नहीं कर रहा है तो ज्वाइन किसको करेंगे भैया? तो ये कैसे जनरेट हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग हमेशा स्ट्रेट पोलैरिटी को प्रीफर करते हैं। बहुत जगह रिवर्स पोलैरिटी का भी यूज होता है, वो आगे हम लोग डिफरेंट वेल्डिंग बहुत विस्तार में पढ़ने वाले हैं, बहुत एलैबोरेट करके हर एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, वहां पे ज्यादा समझ में आएगा। बट यहाँ पे हमें क्या समझना है? हीट कहाँ पे ज्यादा हो रहा है और क्यों हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी के कारण से हीट ज्यादा हो रहा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का रोल हीट ज्यादा में है, ठीक है। अब जहाँ पे पॉजिटिव साइड होगा वहां पे ज्यादा हीट होगा, तो अब जिस साइड को हमें मेल्ट करवाना हो, अगर हमें वर्क पीस मेल्ट करवाना हो या फिर इलेक्ट्रोड मेल्ट करवाना हो, उसको हम लोग पॉजिटिव से ज्वाइन करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है फिर भी तो बिंदास कमेंट सेक्शन में आके कमेंट डालिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदास कमेंट सेक्शन में आके कमेंट डालिए, सर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है या फिर किस में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको जो भी हो रहा है। चलिए 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट नोट डाउन ही कर लीजिए।
अभी 5 मिनट अपने पास टाइम है, ये टॉपिक कंप्लीट ही हो जाएगा, फिर आर्क लेंथ की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिर आर्क लेंथ की बात करेंगे। पहले तो ये पॉइंट नोट डाउन करिए, जो जो अभी मैंने बताया इससे पहले वो नोट डाउन करवा रहा हूँ। इफ द वर्कपीस is made positive, if the workpiece is made positive and electrode negative, then it is called as straight polarity। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या नोट डाउन करना है? इफ द वर्कपीस इज मेड नेगेटिव and electrode positive, then it is called as reverse polarity, ठीक है। मीन्स DCEP या फिर DCRP ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है? ये मैंने ऊपर बता रखा है। चलिए, एक जो मैंने हीट जनरेशन का पॉइंट लिखाया था वो भी नोट डाउन करिए। सिंस, क्या मैंने बताया? सिंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर than the kinetic energy of ions, therefore क्या होगा? therefore relatively large amount of heat, means 2/3 will generate at positive side and lesser amount of heat, means 1/3 at the negative साइड। ये पॉइंट का स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिए, ठीक है। मैंने क्या बताया, क्योंकि मैं इस पॉइंट को काफ़ी बार समझा चुका हूँ, तो इस पॉइंट का समझिए। और तीनों पॉइंट अभी मैंने नोट डाउन करा है। स्ट्रेट पोलैरिटी किसे कहते हैं? रिवर्स पोलैरिटी किसे कहते हैं? ठीक है। और हीट जनरेशन पॉजिटिव पे ज़्यादा क्यों होता है? 2/3 क्यों होता है? और यहाँ पे कम क्यों होता है? 1/3 ऑफ हीट जनरेशन क्यों होता है? ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। देखने वाले आर्क लेंथ बहुत थोड़ा सा लंबा है, वेल्डिंग वगैरह, तो और अच्छे से देखेंगे। देखने वाले आर्क लेंथ, इफेक्ट ऑफ आर्क ब्लो, ठीक है। और भी शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग जो भी होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ से न्यूमेरिकल्स थोड़ा बहुत बनते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा कवर करना है, अभी तो शुरुआत हुआ है। आराम से पढ़ेंगे, आराम से कवर करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही।
अगर आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना है, आपको मालूम है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और जिन जिन को इस वीडियो का नीड हो उन तक इस वीडियो को पहुंचाना है।